हेलो, नमस्ते फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं रेसिडेंसी की पेशकश, जिसका कि आप देख चुके हैं पिछले व्लॉग में कि बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंस है हमारे प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में। और ये एक उदाहरण बना कि किस तरह से और भारतीयों में हिम्मत बढ़ी, जो कि उस समय गुलामी से जूझ रहे थे, टैक्सेशन एंड ऑल से, कि किस तरह भारतीय भी चाहें तो अंग्रेज़ों को खदेड़ सकते हैं और भगा सकते हैं। तो पिछले व्लॉग में हमने इसकी हिस्ट्री डिस्कस की थी, क्यों हुआ बेसिकली। और उस वक्त जो लखनऊ के अवध प्रोविंस के जो नवाब थे, जो कि ब्रिटिश सरकार के अधीन था, वाजिद अली शाह ऐसा बिलीव करने लगे, अंग्रेज़ों की शक्ति बढ़ने लगी थी बेसिकली। वो सख्त होने लगे और अपनी जो चीज़ें थी वो चलाने लगे। और चूँकि ये रेजिडेंसी बनाया था वाजिद अली शाह के एंसेस्टर्स ने, फ़ोरफ़ादर्स ने, असफ़ुद्दौला जी ने, जिन्होंने इमाम बाड़ा वगैरह का निर्माण किया था, और बाकी लोगों ने। लेकिन उन्हीं को इन लोगों ने मैल एडमिनिस्ट्रेशन का इल्ज़ाम लगा के देश निकाला दे दिया और कलकत्ता भेज दिया, डिपोर्ट कर दिया। और उनकी बेगम थी बेगम हज़रत महल, इन्होंने उसी वक्त खंडन कर दिया, अंग्रेज़ी सरकार को सिपाहियों से अपील की कि इनकी मदद हम ना करें। और वो वहाँ पे लीडरशिप संभालने लगी, और पहली बार ये लखनऊ में जो मेरठ से आग चली थी वो चली आई। तो जो मेन कारण थे इस पर्टिकुलर रिवोल्ट के, लखनऊ में जो ये म्यूटिनी बाय सिपॉयज़, यानी विद्रोह, सिपाहियों का विद्रोह हुआ, और अंग्रेज़ों के जो कॉन्फिडेंट्स या ऑफिसर्स या जितने भी टॉप ऑफिशियल्स थे लखनऊ में या अवध एम्पायर में, उनको बंधक 3,000 लोगों को 4-5 महीने तक बंधक बना के रखा इन्हीं सिपाहियों ने। उसकी जो प्रमुख वजह थी वो पहला था कि जो लॉयल्टी अवध के नवाबों ने दिखाई थी ब्रिटिश सरकार को, ऐसे अवध के नवाब जो थे वो गंगा जमनी तहज़ीब को फॉलो करते थे, जैसा कि आपने पहले भी मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा। और वो काफ़ी लिबरल थे, और लोकल लिविंग को इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मतलब आप कह सकते हो हिंदू मुस्लिम ये सब उतना नहीं था, और वो सबकी भलाई चाहते थे। कई बार असफ़ुद्दौला ने इमाम बाड़ा जो बनवाया, बिगाड़ा, वो वहाँ की इकोनॉमी को लिबरेट करने के लिए ही बनवाया। तो लोग तो उनको काफ़ी प्यार करते थे, लेकिन उस समय भारत कहीं ना कहीं अधीन था। तो उन्हीं के डिसेंडेंट वाजिद अली शाह, जो कि 1856 में रूल कर रहे थे, उनको ब्रिटिश सरकार ने देश निकाला दे दिया। उनकी बेगम ने एलिट डिस्प्लेसमेंट हुआ, बहुत सारे नोबल्स और इन लोगों को भी रिप्लेस किया गया, जिससे एक विद्रोह की आग ऑलरेडी फैल गई। उसके बाद लीडरशिप खाली हो गई बिल्कुल लखनऊ में और अवध प्रोविंस में, और वो लीडरशिप खाली होने के कारण बेगम हज़रत महल ने अपने हाथ में कमान ली, और उन्होंने विद्रोह अनाउंस कर दिया, सिपाहियों से अपील की, और जो लोग थे वो उनके ज़्यादा प्यारे थे। तो ये अंदाज़ा भी नहीं था ब्रिटिश सरकार को कि इस तरह उन्हीं के लोगों के द्वारा या उनके सिपाहियों के द्वारा उनको घेर लिया जाएगा इस बड़े से कैंपस में, जो कि उनके ही खातिरदारी और एलीट रहने के सारे प्रबंध वहाँ पे खुद अवध प्रोविंस के नवाबों ने किए थे। और उसके अलावा बेगम हज़रत महल ने रिफ्यूज़ कर दिया ब्रिटिश अथॉरिटी को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए। और इसका एक और कारण ये भी था कि ताल्लुकदारी का जो सिस्टम बहुत दिन से चला आ रहा था, उसको ब्रिटिश सरकार ने अबॉलिश करने की कोशिश की, जो कि समरी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, ज़मींदारी और ये सब हटा करके। तो वो भी एक विद्रोह का प्रमुख कारण बना। टैक्सेस बढ़ते जा रहे थे दिन पर दिन ब्रिटिश सरकार के, तो वो आम लोगों को काफ़ी मार कर रहे थे, और इवन अवध के भी लोग इससे खुश नहीं थे, वाजिद अली शाह एंड ऑल। और क्योंकि वो लोकल लोगों से कहीं ना कहीं उनका जुड़ाव था, लेकिन ब्रिटिशर्स का इंटेंट कुछ और था। और बेसिकली क्या हुआ कि इन लोगों ने एस्टिमेट ही नहीं किया था कि जो पूरी बंगाल आर्मी की जो नर्सरी थी वो लखनऊ इनफैक्ट अवध प्रोविंस ही थी। तो ये सारे के सारे जो बंगाल आर्मी वाले थे, ये भी मेरठ की आग के बाद आंदोलन जहाँ से शुरू हुआ था स्वतंत्रता का, वो पूरी की पूरे जो नर्सरी में ही आकर के वो जब रिबेलियस टोन आ गया, तो कहीं ना कहीं ये पूरी बड़ी सी जो आर्मी थी इंडियन सेपॉइज की, या ब्रिटिशर्स के नीचे जो काम करते थे, ये काफ़ी हैवी मास में बदल गई, और एक बड़ा रिस्पांस उन्होंने दिया म्यूटिनी एट रेसिडेंसी के तौर पे। और एक और चीज़ उन्होंने की थी ब्रिटिशर्स ने, कि जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856 इंट्रोड्यूस कर दी, जिसके अनुसार भारतीय ओरिजिन के कोई भी ऑफिसर या किसी को भी, मतलब इवन सिपाही, उसको भी 5 या 7 साल बाहर के देश में ब्रिटिश सल्तनत के नीचे काम करना पड़ेगा। तो इसमें इनमें लोगों में भ्रम फैला कि ये लोग इसके नाम पे कहीं ना कहीं हमारा धर्म परिवर्तन करा देंगे। तो इसलिए ये लोग इन सब चीज़ों के बिल्कुल स्ट्रिक्ट थे। यानी देखिए भारतीयता की जड़ें कितनी मजबूत रही हैं, भले ये लिबरल रहे हैं। और एक और जो सबसे बड़ा कारण था अफवाह का, जो कि हिंदूज के भी अगेंस्ट और मुस्लिम के भी था, क्योंकि 18वीं सदी में कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने एनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस कर दी थी आर्मी में। और एनफील्ड राइफल की जो कार्ट्रिज थी
वो बोला जाता था कि कहीं न कहीं गाय के मांस से या चर्बी से या सूअर के मांस से बनी है। तो इससे इसको हाथ लगाने से बोथ हिंदूज़ गाय के वजह से और मुस्लिम्स बिल्कुल भी उसको शुद्ध नहीं मानते, सूअर की चर्बी को। तो ये भ्रांति भी एक बहुत बड़ा इसने भी रोल प्ले किया और ब्रिटिशर्स को ऐसा सबक मिला जिनकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की होगी कि हमारे ही जो टॉप एलीट इतने बड़े कमांड वाले लोग जो हैं, ये हमारे ही द्वारा पे किए गए जो सिपाहीज़ होते हैं, भारतीय सिपाही लेवल के लोग, इनको बंद करके बंधक बना के ये संघर्ष कर सकते हैं। 4 महीने बहुत जद्दोजहद करी ब्रिटिशर्स ने, लेकिन आसानी से निकाल नहीं पाए और लास्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, लास्ट में यहाँ पे एक और कर्नल जो शुरू में थे वो तो इनिशियली मर गए, जिनका नाम था सर हेनरी लॉरेंस, जो कि इसी रेसिडेंसी में रह रहे थे। जब ये स्टार्ट हुई म्यूटिनी उसी वक्त वो मारे गए। उसके बाद ये खाली पड़ गया, लेकिन जॉन इंग्लिश को वहाँ पे अपॉइंट कर दिया गया, लेकिन वो स्ट्रगल करते रहे। इट वाज अंटिल नवंबर 1857, करीब 4-5 महीने के संघर्ष में, जब सर कॉलिन कैम्पबेल किसी तरह उन्होंने अपनी इन्फेंट्री के साथ मैनेज किया और वहाँ से लोगों को रिलीज़ कराया करीब 1857 नवंबर में। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं इस पौराणिक स्थल को, जिसका कि बहुत बड़ा महत्व है हमारी आज़ादी में। आज भारत आज़ाद है और रेसिडेंसी में कहीं ना कहीं इसकी नींव पड़ी थी कि पहली बार जो ब्रिटिश सरकार जो हमारे ही सिपाहियों के थ्रू हमें ही गवर्न करते थे और लूट मचा रहे थे, तो वहाँ जब विद्रोह हुआ बेगम हज़रत महल कहने के बाद, तो वहाँ की क्या स्थिति रही और कितना लंबा संघर्ष चला, और जो जगह नवाबों के द्वारा अंग्रेज़ शासकों के लिए बनाई गई थी एलीट जगह, उसी जगह पे उनको बंधक बना करके 4 महीने तक रखा। तो चलिए देखते हैं रेसिडेंसी, शुरुआत करते हैं। गाइस वी आर एट रेसिडेंसी राइट नाउ, आप देख सकते होंगे हमारे पीछे। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं जहाँ तक पॉसिबल है। परमिशन, मोबाइल डिवाइसेस अलाउड है, कैमराज हैवी अलाउड नहीं है, उसके लिए स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी आपको। A few moments later. तो गाइज़ हम आ चुके हैं रेसिडेंसी में। इस वक्त एंट्री करी है हमने, ऑनलाइन भी पे होता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को डायरेक्टली, एंड ये बेसिकली एक हेरिटेज साइट है, डूज एंड डोंट्स लिखे हुए हैं। यहाँ मोबाइल डिवाइसेस केवल अलाउड हैं, एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको अपने अंतर्गत ले लिया है। सो दीज आर द रूइंस ऑफ द फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ फ्रीडम की जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी 1857, तो म्यूटिनी के नाम से भी यहाँ जो घटना हुई थी म्यूटिनी, वो यहीं पे हुई थी। और 2000 इंडियन आज़ादी के आंदोलन वाले हमारे शहीद हुए थे। अंग्रेज़ यहाँ रहते थे, उनकी कॉलोनी थी, उनको घेर रखा था उन लोगों ने, बंधक बना रखा था। और बाद में जब उनकी फोर्सेस ऑल आई, सपोर्ट टीम आई, तो करीब 2000 लोगों ने यहाँ पे शहादत दी थी। सो दिस इज़ द रेसिडेंसी। हम मेन प्लान देखेंगे और देखेंगे कहाँ कहाँ क्या परमिटेड है। लखनऊ में, ओल्ड लखनऊ में ही बिल्कुल आपको मिल जाएगा। काफ़ी ह्यूज कैंपस है इसका भी। दरवाजे आप देखिए तो रूइंस ही हैं। ये डोर हुआ करता था बेसिकली, एंड ये इस तरह से क्लोज होता था। एंड दिस इज़ द मैप। आप यहाँ पे हैं 5 नंबर गेट पे, और गुलाब वाटिका, अगर हम लेफ़्ट से स्टार्ट करें तो मुख्य प्रवेश द्वार, अमरूद का बाग, गुलाब वाटिका, मेन गेट, पार्किंग। वी आर एट 5 नंबर। बिली घाट गेट से घुसे हम, बिली घाट गेट से। एटकिंस पोस्ट, मेमोरियल ऑफ नेटिव ऑफिसर्स एंड सिपाहीज, मेमोरियल ऑफ डिवोटेड नेटिव ऑफिसर्स एंड सिपाहीज, ट्रेजरी, बैंक्वेटिंग हॉल, डॉक्टर फ्रेयर्स हाउस, बंगलो, बेगम कोठी। तो आप अगर देख पाए तो दिस इज़ द प्लान ऑफ रेसिडेंसी, एंड दिस इज़ द हिस्ट्री ऑफ रेसिडेंसी, जहाँ पे रेसिडेंसी का इतिहास सन 1774 में नवाब, ये मैं आपको समराइज़ करके बताऊंगा आराम से अपने ब्लॉग्स में अबाउट द रेसिडेंसी। तब तक आप मज़ा लीजिए विजुअल्स का। तो ये आपका एटकिंस पोस्ट है। सब रूइंस हैं बेसिकली,
और ये बेसिकली जो ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स की एक कॉलोनी थी, बहुत ही अच्छी, और बहुत लोग यहाँ पे एक रेजिडेंट्स की तरह रहते थे। देखिए एक एक आर्किटेक्चर आपको ज़माने का। तो नेटिव हाउस, लाइटिंग्स की भी सुविधा है और इन रूइंस को रखा जा रहा है बचा के। तो ये आपका एटकिंस पोस्ट के पास जो नेटिव हाउस है रेजिडेंसी में, हम वहाँ पे हैं इस वक्त। बड़े बड़े हॉल्स टाइप हैं और आवाज़ देखिए किस तरह से इंजीनियर्ड है कि अपने आप ही एम्पलीफाई हो रही है, जबकि रूफ ओपन है इनका। और ईंटें जो थी वो भी काफ़ी साइज, अगर मैं आपको बताऊं एग्जैक्टली तो आप ये देखिए, मेरी एक उंगली और एक ईंट। तो दिस इज बेसिकली एटकिंस पोस्ट रेसिडेंसी। क्विकली कवर करेंगे गाइस, आप यहाँ खुद आएँ और ये एक्सपीरियंस लें तो दैट इज़ मोर एडवाइजेबल। और ठंड के समय में इट्स अ गुड डेस्टिनेशन टू कम एंड वॉक फॉर।